गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 132 तक किया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 132 के बाद से करेंगे हम इस क्लास में, ठीक। यहां से होता है टाइप चेंज, थोड़ा अलग टाइप है ना। तो ये बेसिक नहीं है। खैर पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट, ठीक है। इफ 20 लीटर्स ऑफ वाटर इवेपोरेट्स, ठीक, द सॉल्ट बिकम्स 15%, ठीक है। फाइंड द इनिशियल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, नामक नहीं है, ये नमक है, ठीक है। ये नामक नहीं है, ठीक, नमक है। यदि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, ठीक है, तो नमक 15% बन जाता है, ठीक है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात की, ठीक। ये क्या आ रहा है? सवाल कह रहा है नमक और पानी, नमक मतलब सॉल्ट, ठीक, और पानी मतलब वाटर। सवाल कह रहा है कि नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। 5% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे कि 5% की वैल्यू होती है 1/20। अब इसका मतलब है अगर कुल घोल 20 है तो उसमें से 1 यूनिट नमक है। सॉल्ट कितना है? 1। कुल घोल अगर 20 है जिसमें से 1 यूनिट जो है नमक है, तो पानी कितना है? तो आप कहेंगे जी पानी होगा 19। तभी तो कुल घोल देखिए कि 1 और 19 जुड़ के हो जाएंगे 20, ठीक। तो कुल घोल है 20। तो ये हो गया प्रारंभिक अनुपात। अब क्या कहता है? यदि 20 लीटर पानी इवेपोरेट हो जाता है। अब यहां से जो नया सॉल्यूशन बना उसमें से जो 20 लीटर पानी हट जाता है, निकल जाता है। इवेपोरेट मतलब वाष्पित हो जाता है। मान लो धूप में रखा था कहीं, या किसी ने गैस पे चढ़ा दिया, तो जैसे आप घर में देखते हैं मम्मी पानी उबालती है तो कुछ पानी उबलता रहता है, उबलता है तो वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। वही है इसका मतलब कि 20 लीटर पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है, तो नमक 15% बन जाता है। 15% की वैल्यू क्या होगी? अगर 5% की वैल्यू 1/20 है तो 15% की वैल्यू 3/20 होगी। होगी नहीं होगी? इसका मतलब क्या हुआ? अगर 20 यूनिट घोल है तो उसमें 3 यूनिट नमक होगा, होगा नहीं होगा? अगर 20 यूनिट घोल है, 3 यूनिट नमक है उसमें, तो फिर पानी कितना होगा? तो पानी होगा उसमें 17 यूनिट। ये तो हो गया, ये अनुपात में लिख दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए छोटी सी मुझे। मान लेते हैं ये एक बर्तन है ना, ठीक। इसमें ये नमक पड़ा हुआ है, नीचे नीचे ये नमक के टुकड़े हैं, ये नमक है, ठीक। और इसी के बीच में ये पानी है, ठीक। तो आप कहेंगे जी हाँ है। तो अब हमने इसके नीचे एक गैस जलाई, ये हम केमिस्ट्री में बनाते थे। ये बर्नर है, यहां से ये गैस है, जो भी है। यहां से ये गैस जलाई हमने, ठीक है। तो ये पानी उबलने लगा। ये उबलने के बाद क्या हुआ? उबलने के बाद ये स्थिति हो गई इसकी कि ये तो नमक के टुकड़े हैं और इसमें से 20 लीटर पानी उड़ गया। मान लीजिए 20 लीटर पानी उड़ने के बाद इतना पानी रह गया। तो आप कहेंगे जी हाँ। एक बात बताइए, अगर वाष्पीकरण में पानी उबला है ना, नमक नहीं, पानी उड़ा है, नमक नहीं उड़ा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जितना नमक पहले था उतना ही नमक बाद में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वजन में? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सवाल में हमारे है नहीं, यहाँ 1 नमक है, यहाँ 3 नमक है। तो एक काम करते हैं, दोनों को सेम बना लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो 1 और 3 का एलसीएम होगा 3। मतलब इसको भी 3 बना लो। तो इसको 3 कैसे बनाओगे? यहाँ 3 से गुणा कर दो, और ये तो ऑलरेडी है ही 3, तो इसमें कुछ मत करो। तो इसमें 3 गुणा करने के बाद ये क्या नई समीकरण बने, नई अनुपात क्या बनेगा? यहाँ अनुपात बनेगा 3 गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, और 3 की गुणा जब 19 में करेंगे 19 3 57। तो यह बना नया अनुपात। इसमें क्या है कि इसमें पहले 3 नमक था और 57 पानी था। अब वाष्पीकृत होने के बाद 3 नमक है और 17 पानी है, ठीक। इतनी बात आपके समझ में आई?
तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आई। अब एक बात बताइए, सवाल कह रहा है 20 लीटर पानी उड़ गया, यहाँ 3 लीटर नमक था, यहाँ भी 3 लीटर नमक है, यहाँ 57 यूनिट पानी है, यहाँ पर 17 यूनिट पानी है। कितने यूनिट पानी उड़ गया? तो 57 में 17 गया तो कहेंगे आप 40 यूनिट पानी उड़ गया। सवाल कह रहा है 40 यूनिट की वैल्यू, सवाल कह रहा है 20 लीटर पानी उड़ गया। कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है कि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत होता है। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 20/40 L लीटर, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/2 लीटर। तो आप कहेंगे जी हाँ। अब पूछ रहा है प्रारंभिक घोल की मात्रा। प्रारंभिक घोल की मात्रा कितनी है? प्रारंभिक घोल में 3 यूनिट नमक है और 57 यूनिट पानी, तो प्रारंभिक घोल कितना है कुल? तो आप कहेंगे जी 60 यूनिट है। 60 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 60 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू आधा है तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60 यूनिट की वैल्यू होगी 60 गुणा आधा। 60 की जब आधे में गुणा करेंगे तो 30 लीटर, अर्थात इसमें पहले 30 लीटर कुल घोल था, जिसमें से 20 लीटर पानी उड़ गया, बाद में 10 लीटर घोल बचा है। तो सवाल में पूछा गया प्रारंभिक घोल की मात्रा। प्रारंभिक घोल की मात्रा है 30 लीटर, दैट मींस ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे पानी उड़ा, पानी उड़ने के बाद मखाने खा लीजिए थोड़े से आप, अच्छे लगते हैं फ्राइड मखाने, है ना। जैसे पानी उड़ा यहां से, लेकिन नमक की मात्रा तो दोनों स्थान पर सेम ही रही, रही है नहीं रही? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल रही। तो बस उसी मतलब नमक की मात्रा को सेम बनाते हुए अनुपात में परिवर्तन कर देना है और फिर यूनिट में अंतर देखना है कि यूनिट में कितना अंतर आया और एग्जैक्ट लीटर में कितना अंतर आया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 पर। क्या कहता है 134? 12 लीटर ऑफ अ मिक्सचर of acid and water contains 30% acid, ठीक है। How many liters of water must be removed to reduce the acid to 40%? Okay. एक मिनट, हिंदी में कुछ और दे रखा है, अंग्रेजी में कुछ और दे रखा है। तो ये हो गए आपके लिए बोनस सवाल। ये 35वां जो सवाल है, ये 2 सवाल हो गए, नहीं 2 सवाल नहीं है। ये जो हिंदी में है गलती से पिछला ही सवाल लिख गया है, ये हिंदी में गलती से पिछला ही सवाल लिख गया है। तो आप कहेंगे जी हाँ। तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। एक अम्ल और पानी का मिश्रण है 12 लीटर, ठीक है, जिसमें 30% अम्ल है। अब इसमें सवाल पूछा गया है कि इससे कितने लीटर पानी को निकाल लिया जाए ताकि अम्ल 40% हो जाए। सवाल यह पूछता है, कह रहा है, तो सवाल क्या कह रहा है? एसिड को लिख लेते हैं ए और वाटर को लिख लेते हैं W। ठीक, सवाल में कह रहा है जब 12 लीटर ये जो मिश्रण है इसमें 30% एसिड है, 30% की वैल्यू क्या होगी? तो 30% की वैल्यू होती है 3/10। इसका मतलब हुआ यदि टोटल 10 यूनिट मिश्रण है तो उसमें एसिड कितना है? तो आप कहेंगे एसिड है 3 यूनिट, तो वाटर कितना बचा? 10 - 3 = 7 यूनिट। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। अब क्या कहता है कि इसमें से कितने लीटर पानी को निकाल लिया जाए कि एसिड 40% हो जाए। 40% की वैल्यू होती है 2/5। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 5 यूनिट टोटल मिश्रण है तो कितना पानी हो, कितना एसिड हो उसमें? 2 यूनिट। अगर 5 यूनिट कुल मिश्रण में से 2 यूनिट पानी है तो उसमें कुल कितना, 2 यूनिट एसिड है तो उसमें कुल कितना पानी होगा? तो आप कहेंगे जी 3 यूनिट होगा। एक बात बताइए कि हमने सवाल में परिवर्तन किसमें किया है? तो आप कहेंगे परिवर्तन किया है आपने पानी में। एसिड तो आपका कांस्टेंट है, एसिड में तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं है। लेकिन सवाल में पहले की स्थिति में कह रहा है 3 एसिड है, अब कह रहा है 2 एसिड है। फिर इसको सेम कर लो। तो एक काम करो, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लो। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 3 × 2 = 6। एक काम करो, दोनों जगह एसिड को 6 बना लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इस 3 को 6 बनाना है तो इधर 2 से गुणा कीजिए, इस 2 को 6 बनाना है तो इधर 3 से गुणा कीजिए। ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ। अब इन गुणा करने के बाद क्या समीकरण? 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 × 3 = 6 अनुपात 2 × 3 = 14। 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 3 × 2 = 6 अनुपात 3 × 3 = 9।
इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो एसिड और वाटर का रेशियो इतना था, अब इतना है। पूछा गया है कि कितना लीटर पानी निकाला जाए, यूनिट में कितना लीटर पानी निकाला गया है, तो आप कहेंगे जी 5 यूनिट निकाला गया है। एक मिनट, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। एक बात बताइए आप, सवाल में पहले की स्थिति में कुल कितना मिश्रण था, तो 6 यूनिट एसिड था, 14 यूनिट पानी था, तो कुल कितना था, तो आप कहेंगे कि 20 यूनिट था। लेकिन सवाल के हिसाब से पहले घोल कितना था, तो आप कहेंगे 12 लीटर। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या है, 20 यूनिट की वैल्यू है 12 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12/20 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 से काट लो, 4 3 12 और 4 5 20, 3/5 लीटर। ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कितने लीटर पानी, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी रिमूव्ड, कितने लीटर पानी निकाला जाना चाहिए। एक बार बताइए, पहला तो 14 यूनिट पानी, ठीक, अब है 9 यूनिट पानी, तो कितने यूनिट पानी निकाल लिया गया, तो यहां से निकाल लिया गया 5 यूनिट पानी निकाल लिया गया। इस 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 लीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 यूनिट की वैल्यू होगी 3/5 लीटर गुणा 5, 5 से 5 घटा, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 3 लीटर। इसका मतलब उन्होंने 3 लीटर मिश्रण निकाल लिया, यही आपका उत्तर होगा। सवाल में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 पर। क्या कहता है 135, 20 किलोग्राम fresh watermelon is 96% water. ठीक, after some time it becomes 95% water. Okay, find the current weight of the watermelon. ठीक है, 20 किलोग्राम तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, तरबूज किस किस चीज से बनता है, तो आप कहेंगे कि तरबूज में एक तो वाटर होता है, मतलब पानी, प्लस पल्प होता है, पल्प मतलब गूदा होता है। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि पहले इसमें तो 96% पानी है, 96% की वैल्यू क्या होगी, तो 4% की वैल्यू 1/25, 96% की वैल्यू होगी 24/25। तो ये है पल्प और ये है वाटर। पल्प से वाटर का रेशियो क्या होगा, अगर 96% पानी है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल यूनिट 25 यूनिट मिश्रण है, तो उसमें से 24 यूनिट तो पानी है। अगर 24 यूनिट पानी है तो पल्प कितना है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। ये तो होगी पहली स्थिति। सवाल कह रहा है कुछ समय बाद इसमें 95% पानी है, 95% की वैल्यू क्या होती है, अगर 5% की वैल्यू 1/20 है, 95% कितना हुआ इसका 19 गुना, इधर भी 19 से गुणा करो, इधर भी 19 से गुणा करो, तो 95% की वैल्यू आ गई 19/20। अब ये स्थिति है कि उसमें 95% मतलब 19/20 पानी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये हुआ कि अगर कुल वजन 20 यूनिट है तो उसमें 19 यूनिट पानी है। अगर कुल वजन 20 यूनिट में से 19 यूनिट पानी है, तो कितना यूनिट पल्प है, तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट पल्प है। इसमें आपको कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या गया, तरबूज का वर्तमान वजन। एक बात बताइए, तरबूज का ओरिजिनल वजन कितना है, तो आप कहेंगे जी 20 किलोग्राम है, नहीं है। यहां पे आप एक चीज देखिए कि वाटरमेलन में जो है पल्प और वाटर है, पल्प तो कांस्टेंट है, वाटर सूखा है, तो हमको यहाँ पल्प इत्तेफाकन 1 और 1 ही आया है दोनों जगह। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ, तो इसमें हमको बराबर करने की आवश्यकता अलग से कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारे नसीब से ही एक ही आया है होके, है ना। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि सवाल में कह रहा है कि 20 किलोग्राम ताजा तरबूज है, ये तो है ताजा की स्थिति, और सूखने के बाद ये हुआ सूखा हुआ, तो ताजा तरबूज कितना है, तो 20 किलोग्राम। लेकिन सवाल के हिसाब से कितना है यहाँ यूनिट में, तो ये 1 यूनिट और एक ये 24 यूनिट, तो कितना है 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 20/25 किलोग्राम। इसको काटेंगे हम बाद में। अब क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। वर्तमान वजन कितना है, तो वर्तमान वजन है 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 20 यूनिट की वैल्यू होगी 20 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 20/25 है, तो बस इस 20/25 से आप गुणा कर दीजिए, 20/25 किलोग्राम, इतना किलोग्राम आ जाएगा। 5 चौक 20, 5 पंजे 25,
5 एकम 5, 5 चौक 20, इसका मतलब 16 किलोग्राम। अब जो तरबूज बचा है 20 किलोग्राम में से, ठीक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है? ए वाटरमेलन इज 90% वाटर, ठीक, आफ्टर सम टाइम ओनली 12% ऑफ वाटर रिमेन्स एंड इट्स वेट इज 50 किलोग्राम। ओके, फाइंड द वाटरमेलन्स इनिशियल वेट। ठीक है, एक तरबूज में 90% पानी है, वही वाला तरबूज किससे मिलकर बना होता है? तो आप कहेंगे जी पल्प और वाटर से। 90% का मतलब क्या है? 90% का मतलब होता है 9/10। अगर इसमें 90% पानी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुल 10 यूनिट वजन है तो इसमें 9 यूनिट तो पानी है, तो पल्प कितना है? तो आप कहेंगे जी पल्प है 1 यूनिट। तो ये ताजा तरबूज की कहानी है, ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ। अब क्या कहता है? कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष रह जाता है। 12% की वैल्यू क्या होती है? 4% की वैल्यू होती है 1/25, और 12% 4 का 3 गुना है, तो 12% की वैल्यू हो जाएगी 3/25। अब इसमें जो है सूखने के बाद सिर्फ 12% पानी है, 12% की वैल्यू है 3/25। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यदि कुल वजन 25 यूनिट है तो इसमें 3 यूनिट तो पानी है, ठीक। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं इसको जरा। अगर इसमें 25 यूनिट वजन है तो 3 यूनिट पानी है, तो पल्प कितना बचा? तो आप कहेंगे जी 22 यूनिट, ठीक है। लेकिन पल्प तो सूखा नहीं है, पल्प यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ 22 यूनिट है, लेकिन पल्प तो समान है दोनों में, तो क्या करेंगे हम? 1 और 22 का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 22 का एलसीएम होता है 22। एलसीएम तो मैं सिखा चुका हूं आपको, ठीक। तो इस 1 को 22 कैसे बनाएंगे हम? 22 से गुणा करके। यहां कुछ करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी है ही 22। 22 से गुणा करेंगे तो 22 एकम 22, और 22 ने हम 198, 22 ने 198 आता है तो ठीक है, वरना ऐसा कर लो कि 22 की गुणा 10 से करके उसमें से 22 घटा दो। 22 नहीं, 220 में से 22 गए, 220 में से 20 गए तो 200, और 2 गए तो 198, ठीक है। ये है। अब सवाल कह रहा है कि 12% पानी शेष रह जाता है और इसका वजन 50 किलोग्राम है, मतलब यहां पे इसका कुल वजन है 50 किलोग्राम, है नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना यूनिट वजन है? तो 22 और 3 25 यूनिट वजन है, तो 25 यूनिट की वैल्यू 50 किलोग्राम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 50 किलोग्राम बटा 200 बटा 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 किलोग्राम। तो आप कहेंगे जी हाँ। अब सवाल से पूछा क्या गया है? सवाल में पूछा गया तरबूज का प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वजन कितना है? प्रारंभिक वजन कभी इस पे मत निकालने लगना, क्यों? क्योंकि ये तो गलत सा ही है, मतलब इसका जो है इस अनुपात से तुलना नहीं हो पा रही है। तुलना करने के लिए हमने ये अनुपात बनाया, तो अब हम इस अनुपात से ही निकालेंगे हम सब कुछ, ठीक। तो आप कहेंगे जी हाँ। तो अब प्रारंभिक वजन पूछ रहा है, प्रारंभिक वजन कितना होगा? तो 22 यूनिट ये है और 198 यूनिट ये है, तो इसका मतलब कितने यूनिट वजन हो गया? तो आपका वजन हो गया 220 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलो है तो 220 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ 2 किलो से गुणा कर दो, तो 220 दूनी 440 किलोग्राम, अर्थात 440 किलोग्राम का तरबूज था, जो कि सूखने के बाद 50 किलोग्राम का रह गया। सवाल को तो 440 कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है? 137, फ्रेश फ्रूट इज 68% वाटर, ओके, एंड ड्राइड फ्रूट इज 20% वाटर, ठीक है। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ड्राइड फ्रूट कैन बी मेड फ्रॉम 75 किलोग्राम्स ऑफ फ्रेश फ्रूट? देखो, फ्रेश फ्रूट में कोई फ्रूट है, फ्रेश है या ड्राई है, तो वो किस चीज से मिलकर बनेगा? तो आप कहेंगे वो वही से बनेगा, एक तो पल्प से, पल्प मान लेते हैं ना उसको हम, पल्प और वाटर जो गूदा है उससे, और पानी से। तो जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है। 4% की वैल्यू क्या होती है? 1/25, तो 68% की वैल्यू क्या होगी? इधर भी 17 से गुणा कर दो और इधर भी 17 से गुणा कर दो, तो 68% की वैल्यू आ गई 17/25। 68% पानी होने का मतलब है यदि कुल मिश्रण 25 यूनिट है
तो उसमें 17 यूनिट पानी है, और अगर 25 में से 17 पानी है तो पल्प कितना है, तो आप कहेंगे 25 माइनस 17 बराबर 8 यूनिट। अब पूछा है कि सूखे फलों में 20% पानी है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, सूखा मतलब ड्राइड। ठीक, सूखे फलों में 20% पानी है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब क्या हुआ, यदि कुल फलों का वजन 5 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट पानी है। ठीक, तो पल्प कितना होगा, तो पल्प होगा 4 यूनिट। आप कहेंगे जी हाँ। अब एक बात बताइए आप मुझे कि यहाँ तो पल्प में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जब कोई चीज सूखेगी, फल सूखेगा तो उसका गूदा थोड़ी ना सूखता है, उसका पानी सूखता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर पल्प 8 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट है, तो अब क्या करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं हम। 8 और 4 का एलसीएम होगा 8 यूनिट। अब दोनों को 8 बना लो, ये तो 8 है बना हुआ, इधर 8 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर लो। जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 एकम 2। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। ये ड्राइड की कंडीशन इधर आ गया, नया अनुपात ड्राइड का 2 से गुणा करने के बाद। अब क्या कहता है सवाल, कहता है 75 किलोग्राम ताजा फलों से। एक बात बताइए, ताजा फलों का अनुपात ये रहा, तो ताजा फलों का कुल यूनिट वजन कितना हुआ, 17 और 8 25 यूनिट। लेकिन सवाल कह रहा है कि 75 किलोग्राम ताजा फलों से कितना बनेगा, तो इनका वजन मतलब इतने फ्रेश फलों से इतना वो बनेगा, ड्राइड मतलब सूखे फल। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन ये यूनिट में कितने हैं, 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 किलोग्राम ताजा फल। तो 25 यूनिट की वैल्यू 75 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट की वैल्यू है 75/3 किलो, सॉरी 75/25 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोग्राम। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अब पूछा है कितने किलोग्राम सूखे फल बनेंगे, तो ये है 8 और ये है 2, तो कुल यूनिट में वजन कितना है इनका, 8 और 2 10 यूनिट वजन होगा। तो 10 यूनिट की वैल्यू होगी 10 गुणा 3 बराबर 30 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर है, एक सेकेंड, 68% का मतलब होता है 17/25, बिल्कुल सही है। 17 ये हो गए, 8 ये हो गए। पूछा गया 20% पानी है, 1 पानी 4 पानी। ठीक है, इनको 8 कर दिया तो 8 और 2 हो गए। ठीक है, 8 17 25 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू, लेकिन यहाँ ऑप्शन गलत है। यहाँ एक काम कीजिए, आप इस ऑप्शन को 30 कर लीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 138वां क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से टाइप चेंज हो गया है थोड़ा सा, यहां ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम के क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इनको, है ना। If income tax is increased by 19%, okay, net income decreased by 6%, ठीक है, find income tax rate। हिंदी में क्या कहता है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी की होती है। एक बात बताइए आप मुझे थोड़ा सा, मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये जो लाइन है किसी व्यक्ति की कुल आय को दर्शाती है, तो आप कहेंगे हाँ। एक बात बताइए, अगर उससे पहले इतना जो है ये इनकम टैक्स ले लिया जाता था तो उसकी आय कितनी बची, तो उसकी आय जितनी जो शेष काली है ये, उसकी आय कितनी बची, ये उसकी आय बची, नेट इनकम जिसको बोलते हैं टैक्स काटने के बाद। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब थोड़े नए नियम आए, नए नियम आने के बाद उसका इनकम टैक्स जितना था वो तो था ही, उसमें इतना और बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा, उसकी इनकम कम हो जाएगी। तो उसकी इनकम कितनी कम हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि साहब जितना इन्होंने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, मान लेते अगर ये इनकम टैक्स इतना बढ़ा दिया तो इतनी ही उनकी इनकम कम हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये सवाल करेंगे। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। एक बार बताइए, नेट इनकम होती क्या है, नेट इनकम बराबर ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स।
ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। सवाल कह रहा है यदि आयकर में 19% की वृद्धि होगी तो शुद्ध आय में 6% कमी हो गई। तो आप बताइए कि जितना आयकर में सॉरी उसकी इनकम में कितनी कमी हुई, तो आप कहेंगे जितना उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया उतनी उसकी इनकम में कमी हो गई। तो इनकम टैक्स में आईटी लिख लेते हैं शॉर्ट में। इनकम टैक्स में कितने की वृद्धि की गई है, तो आप कहेंगे 19% की वृद्धि की गई है। तो उसकी शुद्ध आय या फिर नेट इनकम में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो आप कहेंगे 6% की। नेट इनकम को एनआई लिख लेते हैं। तो नेट इनकम के 6% के बराबर होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। प्रतिशत से प्रतिशत का चिन्ह काट देते हैं। ठीक, तो इनकम टैक्स और नेट इनकम का अनुपात क्या होगा, बराबर। इस नेट इनकम को तो इधर ले आए, इनकम टैक्स तो यहाँ ये ऊपर है, यहाँ नेट इनकम कहां से आया, ये इधर तो गुणा में है, तो दूसरी ओर जाएगा ये भाग में जाएगा, बराबर। ये तो है 6 तो अपनी जगह ही है। ठीक है, अब ये 19 इधर गुणा में है, जब ये इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 6/19। सॉरी मैंने 6 ही लिख दिया वापस से, 6/19। तो आप कहेंगे जी हाँ। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब इस अनुपात का मतलब यह हुआ कि यदि इनकम टैक्स 6 यूनिट है तो उसकी नेट इनकम है 19 यूनिट। उसकी नेट इनकम कितनी है, 19 यूनिट है, बराबर। इनकम टैक्स कितना है, 6 यूनिट। एक बात बताइए, ऐसी किस संख्या में से 6 को घटाया जाए कि 19 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे जी ऐसी संख्या है 25। 25 में से 6 घटाएंगे तो आपको 19 प्राप्त होगा, होगा नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। अब पूछा गया है सवाल में कि आयकर की दर, इनकम टैक्स की रेट, इनकम टैक्स रेट क्या होती है, इनकम टैक्स रेट क्या होगी, इनकम टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम गुणा 100। कितने प्रतिशत हो गया, नहीं हो गया, तो आप कहेंगे जी हाँ। इनकम टैक्स कितनी यूनिट है, तो आप कहेंगे जी इनकम टैक्स हमारा 6 यूनिट है। इनकम टैक्स कितना है, तो आप कहेंगे जी 6 यूनिट, तो 6 बटे ग्रॉस इनकम कितनी है, तो ग्रॉस इनकम 25/25 गुणा 100%। 25 से कम 25 और 25 चौक 100, जब 6 की हम 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और प्रतिशत का चिन्ह हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 24% आपकी जो है रेट ऑफ इनकम टैक्स है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना समझना है कि जितनी उसने इनकम टैक्स को बढ़ा दिया उतनी ही उसकी इनकम कम हो गई, तो इनकम टैक्स जितना कम हो गया उतनी ही जितना इनकम टैक्स बढ़ गया उतनी ही नेट इनकम घट गई, तो उसको बराबर कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले में हम लगा देंगे नेट इनकम। ये तो पता है, ये नेट इनकम क्या होगा, जो भी आपकी इनकम आ गई उसमें से आपने इनकम टैक्स भर दिया, आपके पास जो इनकम बची वही आपकी नेट इनकम है, उसको खर्च करो, मौज मारो। ठीक है, इस सवाल में आपको कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने सवाल है इसके, 3 क्वेश्चन है इस टाइप के। कोई बहुत बड़ी रामायण महाभारत नहीं है इसमें, जस्ट नॉर्मल सा ही है ना, लेकिन फिर भी इसमें जो ट्रिक टाइप है, ट्रिक कह लो या बेसिक फॉर्मूला कह लो, वो यही लगना है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ जरा, है ना। पानी पीते रहे, गर्दन घुमाते रहे आप, है ना, क्योंकि एक जगह गर्दन रखने से स्टिफनेस आ जाती है, गर्दन के पीछे दर्द होने लगता है, तो अपनी नेक रोटेट कर लें। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है। इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 17%, नेट इनकम डिक्रीज बाय 3%, फाइंड द इनकम टैक्स रेट। मैं आपको फिर से वो लाइन पे ही बना के दिखाता हूं। मान लेते हैं ये उसकी इनकम है टोटल किसी व्यक्ति की, ठीक, उसमें से इतना तो पहले से टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या है कि इतना टैक्स उस पर बढ़ा दिया गया, तो उसकी नेट इनकम में कितनी कमी आएगी, तो आप कहेंगे जितना इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया नेट इनकम में उतनी की ही कमी आ गई। ठीक, तो आपको इसमें कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे नहीं। तो नेट इनकम थी कितनी,
नेट इनकम बराबर ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स। ठीक, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि आयकर में 17% की वृद्धि हो जाती है। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स को यहां लिखते हैं हम आईटी, इनकम टैक्स में 17% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी नेट आय में 3% की कमी हो जाती है। नेट इनकम क्या है? नेट इनकम में 3% की कमी हो जाती है, तो ये दोनों होंगे बराबर, होंगे नहीं होंगे? तो आप कहेंगे जी होंगे। तो ये प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह हट गया। ये नेट इनकम जो है इधर गुणा में है, इसको इधर ले आते हैं, तो इधर का किस में आएगी? भाग में आएगी। तो इनकम टैक्स बटे नेट इनकम, बटे नेट इनकम बराबर, इधर कितना है? इधर है 3, ये 17 है, इस 17, ये 17 इधर गुणा में, जब इसको इधर ले जाएंगे तो इधर जाएगा भाग में, तो 3/17। इसका मतलब हुआ कि अगर इनकम टैक्स 3 यूनिट है, यहाँ इनकम टैक्स कितना दे रखा है? 3 यूनिट। कहाँ? ये हमारा अनुपात में निकल के आ गया। तो नेट इनकम कितनी है? 17 यूनिट। 17 यूनिट नेट इनकम होगी। तो ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी? तो या तो आप इस तरीके से गैस कर लीजिए, ग्रॉस इनकम निकाल लीजिए, या फिर ग्रॉस इनकम होती क्या है? ग्रॉस इनकम वही तो होती है कि इनकम टैक्स देने के बाद जो आप पे इनकम बची वो प्लस टैक्स कितना दे दिया आपने, उन दोनों को जोड़ दोगे आपकी ग्रॉस इनकम आ जाएगी। तो इनकम कितनी थी? नेट इनकम कितनी बची आपके पास? तो आप कहेंगे 17 यूनिट, और इनकम टैक्स कितना दिया है आपने? 3, तो ग्रॉस इनकम कितनी हो गई? 20। तो इनकम टैक्स कितना हुआ? सॉरी, अब पूछा गया आयकर की दर, मतलब रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की रेट क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स बराबर, इनकम टैक्स कितना है? 3 यूनिट का है। इनकम टैक्स कितना है? 3 बटे ग्रॉस इनकम 20 गुणा 100%, या तो इस हिसाब से कर लीजिए, या फिर 3/20 की वैल्यू 15% होती है, इस हिसाब से कर लीजिए। अब 20 से काट लीजिए, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो 3 की गुणा हम 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स आ गई हमारी 15%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। क्या कहता है सवाल? कल क्रिकेट खेलने से बड़ी थकावट हो गई है। 140 नंबर क्या कहता है? इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%, नेट इनकम डिक्रीजेस बाय 5%। ठीक है, फाइंड द इनकम टैक्स। आप 1 सेकंड रुकेंगे जरा। जी, हिंदी में सवाल पढ़ते हैं। यदि आयकर में, इंग्लिश में तो पढ़ लिया था ना हम लोगों ने, हाँ, यदि आयकर में 20% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय में 5% की कमी हो जाती है। तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। वही लाइन मान लेते हैं कि साहब इतनी जो है इनकम है किसी आदमी की, ठीक, तो आप कहेंगे हाँ, इस पर पहले से इतना इनकम टैक्स लगा हुआ है, तो आप कहेंगे जी हाँ। उसके बाद जो नेट इनकम कितनी बची? ये काली काली जो है ये नेट इनकम बची। ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ। अब क्या है कि सरकार ने इतना इनकम टैक्स और लगा दिया, तो उसकी नेट इनकम में कितनी कमी होगी? तो आप कहेंगे साहब जितनी इनकम टैक्स बढ़ गया उतनी की ही कमी होगी ना, इतने की कमी। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। अब इसको हम इक्वेशन में लिख लेते हैं जरा। यदि इनकम टैक्स में 20% की वृद्धि होती है तो इनकम टैक्स नेट इनकम बराबर, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पे, नेट इनकम बराबर ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स। ओके,
आयकर में 20% की वृद्धि होती है, तो इनकम टैक्स का 20%, शुद्ध आय में हो जाती है 5% की कमी। इनकम नेट इनकम का 5%, ये दोनों होंगे बराबर, होंगे नहीं होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल होंगे। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो प्रतिशत से तो प्रतिशत कटा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। अब इधर तो आ गया इनकम टैक्स IT, इस नेट इनकम को ले आते उठा के बाईं ओर, तो ये आएगा भाग में नेट इनकम बराबर, इधर तो रहेगा 1, इस 4 को ले जाते उठा के इधर, तो ये पहुंच जाएगा बटे में 4। ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ। तो इनकम टैक्स कितनी यूनिट निकल के आया हमारा? तो इनकम टैक्स निकल के आया 1 यूनिट। नेट इनकम कितनी निकल के आई? 4 यूनिट। तो ग्रॉस इनकम कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि ग्रॉस इनकम हो जाएगी 5 यूनिट। पूछा क्या गया? पूछा गया रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगी? रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगी? इनकम टैक्स कितना है? 1 बटे ग्रॉस इनकम कितनी है? ग्रॉस इनकम में 5, इनकम पूरी पे ही तो लगता है ना इनकम टैक्स। तो आप कहेंगे हाँ 1/5, और 1/5 की वैल्यू क्या होती है? या तो गुणा 100% करो या 1/5 को डायरेक्ट प्रतिशत में बदल दो। तो 1/5 की प्रतिशत वैल्यू होती है 20%। दैट मीन ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। वेन डायग्राम समझते हैं जरा, क्या होता है वेन डायग्राम। Venn diagram. A Venn diagram is a pictorial representation of sets using circles, where each circle represents a set and overlapping region shows the common elements between the set. Okay. वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख समुच्चयों के वृत्तों की सहायता से दर्शाने का एक चित्रात्मक तरीका है, जिसमें प्रत्येक वृत्त एक समुच्चय को दर्शाता है तथा वृत्त का ओवरले भाग उनके सामान्य समान अवयवों को दर्शाता है। उनके समान अवयवों को दर्शाता है। क्या हुआ मतलब इसका? वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख को दो वृत्तों की तरफ, दो नहीं मतलब मान लेते हैं कि किस तरीके से मानने, एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलोनी में रहता हूँ, ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ रहते हैं, तो कोई 2 क्वार्टर है मान लेते हैं, कोई क्वार्टर है मान लो, एक 10 नंबर और एक 20 नंबर क्वार्टर है। एक क्वार्टर नंबर 10 है और एक क्वार्टर नंबर 20, ठीक है। जो 20 नंबर क्वार्टर है वो मान लेते हैं ऑफिसर्स का क्वार्टर, ठीक। 10 नंबर है कर्मचारियों का क्वार्टर। तो आप कहेंगे जी हाँ, तो 10 नंबर क्वार्टर में क्या क्या है? तो 10 नंबर क्वार्टर में मान लेते हैं कि 2 रूम है, 2 रूम, ठीक, एक हॉल, एक किचन और एक टॉयलेट बाथरूम, एक टॉयलेट एक बाथरूम, ठीक। तो आप कहेंगे हाँ। 20 नंबर क्वार्टर में क्या है? तो आप कहेंगे 20 नंबर क्वार्टर में तो मान लेते हैं 3 रूम है, एक हॉल है, एक किचन है, एक टॉयलेट है, एक बाथरूम है, ठीक, और एक गार्डन है। अब हम जो क्वार्टर नंबर, इसको ए और बी मान लेते हैं, 10-20 नहीं मानते हैं, क्योंकि 10-20 से हमको कंफ्यूजन हो सकता है। ए और बी मानते हैं यहाँ पर। क्वार्टर नंबर, ये तो होगा क्वार्टर नंबर ए और ये है क्वार्टर नंबर बी। ये बी ऑफिसर्स का क्वार्टर है, ठीक है, ए एम्प्लॉयज का क्वार्टर। अब हम इन दोनों को जो है दर्शाते हैं कि इनमें मान लेते हैं कि ए को तो हम इस गोले से दर्शाते हैं, ठीक। तो आप कहेंगे जी हाँ, और बी को हम इस गोले से दर्शाते हैं। ये हो गया बी और ये है ए, ठीक। और ये जो कॉमन एरिया है वो उस चीज को दर्शाता है कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज है। और जो बचा हुआ एरिया है, जैसे ये जो कॉमन एरिया है ना, ये वाला कॉमन एरिया, ये इस चीज को दर्शाता है कि इनमें क्या क्या चीज कॉमन है। और जैसे ये जो बी का ये इतना एरिया क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये बी में है लेकिन ए में नहीं है।
और ये वाला एरिया क्या दर्शाता है, यह वाला एरिया दर्शाता है कि यह ए में क्वालिटीज है लेकिन बी में नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें एक चीज और बढ़ा लेते हैं, यहाँ एक बालकनी और है, ठीक है। बालकनी की स्पेलिंग क्या होती है पता नहीं क्या होती है, बस हिंदी में लिख लेता हूँ, आज तक बोला ही है, सिर्फ एक बालकनी है, ठीक। अब क्या है, अब हम लिखते हैं ना कॉमन चीजें देखते हैं। ये जो बालकनी है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो एक बालकनी आ जाएगा इसमें, एक ये बालकनी आ जाएगा इसमें, ठीक। तो आप कहेंगे हाँ, इसमें 2 रूम है, इसमें 3 रूम है, इसका मतलब 2 रूम तो कॉमन है, एक रूम इसके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास नहीं है, ठीक है। एक हॉल इसके भी पास है, एक हॉल इसके भी पास है, तो एक हॉल हो गया। एक किचन, एक टॉयलेट, एक बाथरूम, एक किचन, एक टॉयलेट, एक बाथरूम तीनों के पास है, तो एक किचन, एक टॉयलेट और एक बाथरूम तीनों के पास है, ठीक है। अब क्या बचा, अब इसके पास बचा एक गार्डन एक्स्ट्रा, जो एक गार्डन एक्स्ट्रा उसको लिख देते हैं हम यहाँ। तो अब जो हमने क्या नाम है, अब देखेंगे कि अब हमको देखना है कि इनमें क्या क्या चीज कॉमन है, तो यहाँ तो बहुत टैली करना पड़ेगा, क्या चीज कॉमन है क्या नहीं है, देखते देखते परेशान हो जाएंगे। अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि एक रूम इसके पास एक्स्ट्रा है और एक गार्डन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास एक बालकनी एक्स्ट्रा है, और दोनों के पास कॉमन क्या है, 2 रूम, एक हॉल, एक किचन, एक टॉयलेट और एक बाथरूम, ये दोनों के पास कॉमन है। तो यह है वेन डायग्राम का असली मतलब कि वेन डायग्राम है क्या चीज। परिभाषा आपको दे दी गई है, रखने के लिए नहीं है, पढ़ लेना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वेन डायग्राम का असली मतलब है कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक चीजों को इस तरीके से दर्शाना। मान लो कोई 3 चीजें हैं, तो 3 को हम कैसे दर्शाएंगे, 1 2 3, तो ये जो हो जाएगा तीनों में हो जाएगा, ये इन दोनों में, ये इन दोनों में, ये इन दोनों में, ये सिर्फ एक में, एक सिर्फ एक में, ये सिर्फ एक में। तो इस तरीके से वेन डायग्राम का मतलब कॉमन एरिया को दर्शाता है वेन डायग्राम। और जो कॉमन नहीं, कॉमन एरिया नहीं, कॉमन जो भी कॉमन है उसके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई थिंग है कॉमन, जो भी है उसको दर्शाता है। और जो उस सर्कल का स्पेशल एरिया है वो अलग क्वालिटी, अलग चीजों को दर्शाता है, ठीक। जैसे यहां देखिए आप, क्या है, ये है ए, ये है बी, तो यह एरिया किस चीज को दर्शाता, यह एरिया किस चीज को दर्शाएगा, ये वाला एरिया, तो आप कहेंगे यह उस चीज को दर्शाएगा जो एलिमेंट सिर्फ बी में है, ओनली इन बी ओनली, ठीक है। यह वाला एरिया किस चीज को दर्शाएगा, यह वाला एरिया, ये लिखा हुआ छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि लिखे हुए की बात नहीं कर रहा मैं सारे की बात कर रहा हूं। यह किस चीज को दर्शाएगा, एलिमेंट जो कि सिर्फ ए में है, ठीक। तो आप कहेंगे हाँ। और यह वाला एरिया किस चीज को दर्शाएगा, तो आप कहेंगे यह वाला एरिया उस चीज को दर्शाएगा जो ए और बी दोनों में कॉमन है। यह है वेन डायग्राम का असली मतलब, ठीक। इनको उड़ा देता हूं जरा, ठीक। अब अगर यह तो होगा 2 वस्तुओं में तुलना, यह है ना। अब 3 वस्तुओं में तुलना कैसे करेंगे, 3 वस्तुओं में तुलना करने का मतलब है कि जैसे ये ए, ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो यह एरिया तो उस चीज को दर्शाएगा कि जो सिर्फ सी के पास है। देखो यह वाला एरिया तो दर्शाएगा जो सिर्फ सी के पास है, यह वाला एरिया तो सिर्फ सी के पास चीजों को दर्शाएगा, सी के पास वाली चीजों को, ठीक। अब आ जाते हैं इस पे, यह वाला जो एरिया है यह दर्शाएगा जो ऐसी चीजें जो सिर्फ बी के पास है, यह ऐसी क्वालिटीज जो सिर्फ बी में लाई करती है, ठीक। तो आप कहेंगे जी हाँ, ये वाला एरिया ऐसी चीजों को दर्शाएगा, तो यह वाला एरिया सिर्फ ऐसी चीजों को दर्शाएगा जो सिर्फ ए के पास है, ठीक। तो आप कहेंगे जी हाँ। अब यह वाला जो एरिया है यह वाला ऐसी चीजों को दर्शाएगा जो ए और बी के पास, सिर्फ ए और बी के पास है लेकिन सी के पास नहीं है, क्योंकि इधर से ये ए वाला सर्कल आ रहा है,
इसको जरा मैं सेट नहीं, अब कहाँ सेट करूंगा, कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये उस चीज को दर्शा रहा है जो सिर्फ ए और बी में है, क्योंकि इसमें सी सर्कल तो लाई ही नहीं कर रहा है, सी सर्कल यहां से बाहर जा रहा है, ठीक। तो ये सी सर्कल ही क्यों ही दिखाएगा, है ना। और ये वाला एरिया कौन सा, यह वाला जो एरिया है वो किस चीजों को दर्शाता है, जो सिर्फ बी और सी के पास है, सिर्फ सी और सिर्फ बी के पास है, इनके अलावा किसी तीसरे के पास, मतलब ए के पास नहीं है। और यह वाला एरिया किसको दर्शाता है, यह वाला एरिया दर्शाता है जो सिर्फ ए और सी के पास है, उसके अलावा किसी और के पास नहीं है, ठीक। और यह वाला एरिया किसको दर्शाता है, यह वाला एरिया उस क्षेत्रफल को, मतलब उस चीज को दर्शाता है जो ए बी सी तीनों के पास है, ठीक। एक काम करता हूँ, इस वेन डायग्राम को जो है मैं लैपटॉप खराब चल रहा है इस समय, है ना। इतना आप समझ गए या नहीं समझ गए, तो सवाल करवाया, तो काम करते हैं, कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, ठीक है। इससे आने वाले जो सवाल हैं वो करेंगे हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।